सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप लोग को जो भी अपन ने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा है शुरू वाले, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट वाला हो, चाहे वो सिटीजनशिप वाला हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम वाला हो, चाहे वो फैक्टर इनकम वाला हो, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, उनके क्वेश्चंस वगैरह है। आई जस्ट गिव यू 2-3 मिनट्स। आप लोग को मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग को पीडीएफ दिया, एक बार खाली गो थ्रू कर लीजिए कि वहां तक आपको कोई डाउट है क्या। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। विल नॉट रिकॉल द कॉन्सेप्ट बिकॉज अपन ने कल ही किया था इन पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल, तो इट विल मेक सेंस इफ यू डू इट इन द नेक्स्ट वीक अगेन। ठीक है, तो एक बार आप लोग को मैंने पीडीएफ ग्रुप में देके रखा है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। इफ यू हैव एनी नॉर्मल डाउट्स ऑल्सो एक बार आप पूछ लो, ताकि मैं 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट से फिर शुरू कर सकूं आपके साथ। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, 4 मिनट्स आप आराम से ले लो। कोई भी डाउट हो तो बताओ। आपके फोन में आ गया होगा, आपके ग्रुप में यूल हैव 3 और 4 पेजेस ऑफ पीडीएफ आई बिलीव। आया ना सबको? है? मिल गया ना सबको? ग्रुप में एक बार देख लो ना, सब लोग देख लो फटाफट। कोई भी डाउट वगैरह है, कोई डिफरेंस में, कोई पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया, या कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया, आप लोग एक बार सब लोग जो है पीडीएफ देख लीजिए। और पीडीएफ देखने के बाद में कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। वंस यू आर क्लियर तो आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिएगा। अटेंडेंस वाला हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं ऑनलाइन वाला लोग का लिख लूंगा। हाँ, किसी का कोई भी लेक्चर अगर पहले का मिस हुआ हुआ रहेगा बाई चांस, देन इन दैट केस आज का लेक्चर के साथ अपन लोग सब कुछ अपलोड कर देंगे। ठीक है, 5 लेक्चर्स इन टोटल विल बी देयर। आप पूरा का पूरा जो भी टॉपिक अगर रह गया, कुछ रह गया है, तो आप उसमें से कंप्लीट कर लीजिएगा बाय द कमिंग वीक। ठीक है, आई वांट एवरीबॉडी इन द सेम पेस। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। ये नहीं कि कुछ लोग को आता है, कुछ लोग को नहीं आता है, दैट विल नॉट हेल्प अस। फिर अपने को क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगा आगे जाके, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, देख लो फटाफट पीडीएफ देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। जो ऑनलाइन वाला लोग है वो लोग को भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आप लोग को। हाँ जी। फॉरेन फॉरेन हाँ, फॉरेन डिप्लोमेट जनरली आता है ना, तो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए आता है लोग नॉर्मली। वो लोग रेसिडेंशिप वाला, इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज कोई भी डिप्लोमेसी के लिए आएगा तो इट विल जनरली बी ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री ओनली। दे विल जस्ट कम फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन हियर। तो वहां पे वो काम वाला सिस्टम ही नहीं है, उसको पैसे तो यूएस से ही मिलेंगे। मान लो यूएस का कोई फॉरेन डिप्लोमेट आया, तो उसको यूएस की तरफ से मिलेगा, वो यूएस का ही काम कर रहा है, बस वो जगह अभी इंडिया में काम कर रहा है, बस यही है। वो अभी बताऊंगा। दैट इज देयर। नहीं, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, 3 एसेंशियल कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अपन लिख के करेंगे अभी। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है? जिसको अपन प्रोडक्शन में केवल एक बार इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अपन कितना बार यूज करता है प्रोडक्शन के लिए? एक बार यूज करेंगे। कि वो प्रोडक्शन में यूज हुआ, फिर उसका एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो रॉ मटेरियल का एग्जिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब वो प्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, मैदा हो गया, इन द केस ऑफ केक वगैरह, वो सब कुछ हो गया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। बताओ, और भी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट्स? चलेगा क्या हम लोग एवरीबडी एट द इक्वल पेस, एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद द टॉपिक, एकदम मस्त क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को यहां तक? श्योर? ओके, आइए अपन पहला टॉपिक लिखेंगे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हेडिंग आपको पता ही है, इट इज द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट। अब बात को सुनना एकदम ध्यान से। अभी क्योंकि आप समझ रहे हो, तो आपके लिए कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और मेन कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, राइट? बट जब आगे जाके आप रिवाइज करोगे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? द कंक्लूजन। बिकॉज आपको क्यों हुआ वो पूछेंगे नहीं। अभी हम लोग सब कुछ लिख लेंगे, बट लास्ट में क्या करेंगे, उसमें बॉक्स में हाईलाइट कर लेंगे जो आपका अल्टीमेटली काम का रहेगा फॉर योर एग्जाम्स। और उसके अलावा भी इस टॉपिक में और क्या क्या पूछता है,
वो भी अपन लिखवा देंगे अभी आप। ठीक है, तो थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट में पहला चीज जो अपन ने किया था, पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, क्योंकि हमें रेफरेंस में क्या लेना है सर, हमें रेफरेंस में दो टर्म्स को लेना है। फॉर रेफरेंस विल टेक अप टू टर्म्स, वन इज GDP at MP, which is what? Gross domestic product at market price बराबर। और अगर मान लो जीडीपी से हमें निकालना है नेशनल इनकम, विच इज NNP at FC। NNP at FC is nothing but नेशनल इनकम, और उसको अपन टर्म क्या देंगे मुझे बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो एवरीबॉडी, यहां तक का कोई टर्म में दिक्कत? NNP एट FC वाले में कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ पे टर्म तो समझ में आ रहा है, हल्का हल्का क्लियर है? अब इसमें से जो पहला चीज अपन एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, जो पहला चीज अपन एक्सट्रैक्ट आउट करेगा वो क्या है? ग्रॉस से कहां जाने का है मेरे को? ग्रॉस से नेट जाने का है मेरे को। बताओ रे, क्लियर है क्या? यानी कि ग्रॉस वैल्यू से मेरे को कहां जाने का है? नेट जाने का है। ठीक है, ठीक है। ग्रॉस इज इंक्लूसिव। ग्रॉस जनरली क्या होता है? इंक्लूसिव होता है। नेट मतलब क्या होता है आपका, मुझे बताइए? इट एक्सक्लूड्स, है ना, बराबर। ग्रॉस जनरली क्या है? इंक्लूसिव, मतलब इसके अंदर सब कुछ मिला के वैल्यू होगा। बट जब मैं नेट की बात करूं तो क्या होगा? इट विल एक्सक्लूड समथिंग। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए आप लोग? हम माइनस करेंगे क्या? डेप्रीसिएशन। और अगर इधर से इधर जाने का है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा आपके साथ में डेप्रीसिएशन। ठीक है, मुझे को लगता नहीं है ग्रॉस नेट में कोई डाउट होगा आप लोग को। ठीक है, ग्रॉस पता सब कुछ मिला के, उसमें से मैं डेप्रीसिएशन कुछ माइनस करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, तो मुझे मिलेगा नेट, एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म, पहला टर्म जो है वो हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म्स क्या रहेगा हमेशा? या तो ग्रॉस रहेगा या तो नेट रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई टर्म नहीं होगा। कोई इशू नहीं यहां तक? बताओ। ठीक है साहब, आपको समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का और दूसरा नाम क्या है। डेप्रिसिएशन को हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, पीछे वाला लोग को? पक्का? हाँ हाँ, ठीक है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलता है। अल्टीमेटली आपको पता ही है डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हम एक अमाउंट ऑफ पैसा जो है जमा करके रखता है, ताकि जब वो पुराना वाला एसेट जो है खराब हो जाए, तो हम लोग उस पैसों से एक नया एसेट परचेज कर सके, बराबर। ठीक है ना, इसलिए जब में जितने लोग भी एटलीस्ट अकाउंट्स के लोग हैं, आपको याद है ना, हर साल वैसे तो डेप्रिसिएशन में अपना कोई खर्चा एक्चुअल में तो होता नहीं है, फिर भी अपन एक खर्चा मानता है हर साल कि 15,000 का खर्चा हो गया, 20,000 रुपीज का खर्चा हो गया, ऐसे डेप्रिसिएशन करता है ना, बेस्ड ऑन द मेथड दैट यू चूज। वो अल्टीमेटली क्या है, मान लो कि ये एसेट का वैल्यू है, हमें नया एसेट 10 साल बाद खरीदना है। ठीक है, एक ये पुराना एसेट है, हमें एक एसेट 10 साल बाद खरीदना है। हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू इसमें से गिर गया ना, उसका एक छोटा सा वैल्यू लेकर एक यहाँ पे एक मटकी में डाल डाल के रख रहा है हर साल। तो क्या होगा, जब ये मशीन खराब होने वाला होगा, तो इसमें इस मटकी में इतना पैसा हो जाएगा कि अपन एक नया एसेट परचेज कर सके। हेंस द वर्ड इज व्हाट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स। समझ में आया आपको? नाम समझ में आया आपको? चलेगा? या फिर इसका नाम है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। क्या बोला मैंने? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सारे अलग अलग टर्म है किसके? डेप्रिसिएशन के, और कुछ नहीं है, बस ये दो तीन टर्म है, तो दिमाग में आपको सेट करना है। ठीक है, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे डेप्रिसिएशन की बात करूं, ठीक है,
तो आप मुझे बताइए, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है या ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है? इट इज व्हाट? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये क्या है? एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, बराबर? बताइए। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपको ऑलरेडी हल्का हल्का पता ना, ड्यू टू वियर एंड टीयर, पता है ना आपको? वियर एंड टीयर के वजह से, क्योंकि यूज अपन सामान कर रहा है तो उसका वैल्यू गिरेगा ही। फिर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे पार होगा वैसे वैसे सामान का वैल्यू फॉल होगा ही। दिस इज एविडेंट। हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। टेक्नोलॉजी आउटडेट हो सकता है, वियर एंड टीयर हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, यानी टाइम पार होने की वजह से अपना वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बराबर। ये सारा रीजन होगा डेप्रिसिएशन का। कभी कभार अगर आप लोग बहुत लकी हो तो आपको इस डेप्रिसिएशन के ऊपर भी टॉपिक पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, इफ यू आर सुपर लकी। क्लियर है? पक्की बात है। बट जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा ये सारे पॉइंट्स आएंगे, बट इसमें क्या नहीं आएंगे मुझे बताइए आप लोग। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड हियर? या नॉट इंक्लूडेड का क्या लिखेंगे? नॉट एक्सेप्टेड हियर। सर, अगर जो हमारा प्री प्लान एक्सपेंडिचर है यानी कि डेप्रिसिएशन है वो तो आएगा ही, बट अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया, यानी कि कोई चोरी हो गया, गिर गया सामान, एक्सीडेंट हो गया, वो सबको अपन कंसिडर नहीं करता। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो अगर होगा, ठीक है, अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा, जैसे कि एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, ठीक है, या फिर चोरी हो गया, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट? नॉट कंसिडर्ड। दीज आर व्हाट? नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दीज आर व्हाट? These are, these are what? Capital loss. Ultimately जो loss ultimately which has just brought down the capital of the value, सामान का वैल्यू ड्रास्टिकली, इज अ कैपिटल लॉस। ऑप्शनल मतलब पुराना हो गया, खराब हो गया। क्लियर? ठीक है। वियर एंड टियर मतलब बेसिक जो यूज कर अपन फोन यूज करेगा, तो रेगुलर में जब अपन फोन रखेगा हल्का फुल्का स्क्रैच तो आ ही गई। थोड़ा बहुत जब अपन स्मजेस होगा तो फोन में थोड़ा बहुत स्मजेस तो आ ही गई। फोन में जब पॉकेट में निकालेगा जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत तो होगा ना, थोड़ा पेंट चिप हल्का फुल्का तो हो ही सकता है ना? जैसे मान लो अगर फोन में 2 साल के बाद में हल्का हल्का ऐसे मतलब लाइट स्क्रैचेस वगैरह है, तो अपन ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड है, कैसे ऐसे स्क्रैच आ गया 2 साल के अंदर। ऐसा करता है क्या? बोलता है कि हाँ इतना तो होगा ही, बराबर। और ऐसा होता है कि पूरा ग्लास टूट गया, वो अपन एक्सपेक्ट करता है क्या? नहीं, तो वो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, दैट इज सिंपल वियर एंड टियर। मतलब बेसिक जो यूज करता है, अपन गाड़ी चलाएगा तो थोड़ा बहुत तो इंजन का वैल्यू गिरेगा ही, टायर छोटा तो बिगड़ेगा ही, तो वो हो गया एक्सपेक्टेड वियर एंड टियर। उसको अपन कंसिडर करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। है ना? डेफिनेशन का वैल्यू भी ये लिखा था, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम। वही डेफिनेशन था, अगर आपको याद होगा डेप्रिसिएशन का भी। तो वही सी को मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, एनी डाउट्स इन द पहला वाला पॉइंट? ग्रॉस से नेट जाने के लिए मेरे को क्या करने का है? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करने का है? माइनस डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करने का है? डेप्रिसिएशन का दूसरा दूसरा नाम क्या क्या है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सब काम कहाँ आएगा साहब? जब आपके सम्स होंगे ना, तो सम्स में डेप्रिसिएशन शब्द नहीं देखे, ये सब शब्द दिए हुए रहेंगे। आपको समझना क्या है कि ये डेप्रिसिएशन ही है। आपको टर्म याद नहीं करना है, आपको हिंट पकड़ना है कि इस टाइप का कोई टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो ये अल्टीमेटली क्या है? डेप्रिसिएशन। पहला क्लियर हो गया बिल्कुल, ग्रॉस से नेट। ठीक है, ये जीडीपी का जो ये वाला पोर्शन था ना आपका, जी और एन, ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये था पहला टर्म। दूसरा बताइए क्या है, मुझे बताइए इसमें। डोमेस्टिक और नेशनल।
ये लिख लिया क्या सबने? किसी का बातचीत? नंबर टू, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि दिस ऑल्सो लेज डाउन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। जैसे आपने शुरू किया था जीडीपी टर्म से, और जीडीपी का मतलब क्या था? देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ग्रॉस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। मतलब अपन सारा जो ग्रॉस वैल्यू है ना सामान का, जो देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उसको कंसिडर कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सर जो मेन पॉइंट है जीडीपी का वो क्या है? डोमेस्टिक। क्योंकि जो देश के अंदर की बात कर रहे हैं, देश के डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, उस वो कहां से सिग्निफाई हो रहा है? विद द टर्म डोमेस्टिक। बात समझ में आया आपको? क्योंकि डोमेस्टिक टर्म का मतलब क्या है? देश के अंदर। बात समझ में आया? और जब मैं नेशनल टर्म बोलूंगा, इसका मतलब क्या हो गया? देशवासियों के थ्रू। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूं क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने आपको लिखवाया नहीं है अभी तक। ठीक है, सबसे पहला टर्म क्या है आपका? डोमेस्टिक हो गया, सबसे पहला टर्म हो गया आपका डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। नोट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, बट इफ प्रोड्यूस्ड विद इन द, हम डीटी लिख रहे हैं हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, डीटी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, ईटी मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी। आप लोगों को ध्यान में अगर नहीं रहेगा तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, विल बी अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। विल बी व्हाट? अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। ये आपको बुक मिलेगा तो मुझे याद दिला देना, जहाँ पे आपका फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है ना, वहां पे जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लिखवाना है, वो वाला पार्ट मैं आपको बुक में लिखवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेस्टिक वाला पोर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है साहब? ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब समझ में आ गया आपको? मेन मुद्दा क्या है? चाहे कोई भी हो, वो अगर देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो हम लोग किसका पार्ट मानेंगे? डोमेस्टिक का। ठीक है, बट व्हाट अबाउट नेशनल? नेशनल की अगर हम बात करें, नेशनल का मतलब क्या हो गया साहब? देशवासी। ठीक है, देशवासी, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस प्रोड्यूसिंग व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव मतलब फर्क नहीं पड़ता। इरेस्पेक्टिव मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ऑफ द फैक्ट, irrespective of the fact that the goods or services are produced within the domestic territory or outside। बताना, थोड़ा ऊपर कर दूंगा इसको। ये वाला लिखना हो गया क्या सबका? हो गया क्या?
चलेगा? क्लियर है? कोई भी इशू नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं? तो मुझे बताइएगा, अब मुझे कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने का है? हाँ, ये मतलब अपने काम का है मेन। मतलब जो मैं नीचे में आपको लिखवा दूंगा, जैसे मान लो ये जो टॉपिक था ना, जैसे इसमें, तो इसमें मेन टॉपिक ये वाला ही था, ऊपर वाला फर्स्ट, यही काम में आएगा मेनली अपना। नीचे के टॉपिक पूछते हैं, इसमें मैंने सारा लिखवा दिया, इसमें मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया कोई पॉइंट को, अगर आप देखोगे कोई हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि ये इसमें से सारे टॉपिक्स में से पूछते हैं क्वेश्चंस। हो सकता है कि एमसीक्यू पूछ ले, बट पूछता है। बट जो अभी मैं रेफरेंस में दूंगा ना, ये आपके सिर्फ समझने के लिए मेनली। लास्ट में जो फीफा फीता वाला पोर्शन जो एग्जाम में पूछता है, वो मैं लास्ट में मार्क कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? आइए, डोमेस्टिक में हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसी के हिसाब से करते हैं, आइए। ठीक है, डोमेस्टिक में हमने क्या क्या कंसिडर किया था, कि अगर मान लो मुकेश अंबानी जी है, वो अगर क्या बना रहे हैं, इंडिया में सामान बना रहे हैं, प्लस इलॉन मस्क अगर इंडिया में सामान बना रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा? किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक का पार्ट होगा ही नहीं होगा? क्लियर है? पक्की बात है यहां तक? बट इसमें से क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये डोमेस्टिक से मुझे क्या करना पड़ेगा साहब? उनको कंसिडर करना पड़ेगा जो देशवासी है। यानी कि मैं क्या करूंगा इसमें से, अगर मुझे यहां से यहां जाने का है, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं इलॉन मस्क साहब को तो बोलूंगा, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और लिख लिए। जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा था, वो नेशनल का पार्ट, वो नेशनल का पार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, चलेगा ना यहां तक? पक्की बात है? प्लस प्लस क्या करूं मैं? अगर मान लो कोई रेसिडेंट है, ठीक है, अच्छा मुकेश अंबानी के ऊपर लिखना है क्या कि रेसिडेंट इन इंडिया, ऐसे लिखना है क्या, या दिमाग में रहेगा? पक्का ना? लिखना है तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बताओ, चलेगा? ओके। अब एग्जांपल देता है, किसका दिया था हमने? रतन टाटा का दिया था क्या? तो रतन जी अगर है, और वो कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है सामान? यूएस में। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करेगा क्या अपन? हाँ, क्योंकि ये नेशनल वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। विल हेल्प अस रीच वेयर? पक्का? चलेगा? ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए है खाली, मतलब इसको कॉन्सेप्ट में नहीं रखना, खाली रेफरेंस के लिए है ये वाला। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो तो ऊपर रेफरेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा मुझे बताइए, यहां तक हो गया क्या? अब मैं क्या करूंगा साहब? डोमेस्टिक में से, डोमेस्टिक में से साहब मुझे कहा जाना है, नेशनल में, तो उसमें से मैं क्या करूंगा? डोमेस्टिक में से मैं क्या करूंगा सर? वो इनकम को मैं जोड़ूंगा जो कि रेसिडेंट कहां से कमा रहे हैं, बाहर से। मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और इसको यहां लेकर आ रहा हूं, प्लस को। ठीक है, यानी कि ये कौन सा हो गया सर? इट इज द फैक्टर इनकम। इट इज द कौन सा? मतलब कुछ नहीं, रतन जी जो इनकम कमा रहे हैं ना बाहर से, वो तो हमारे यहाँ जुड़ेगा ना, ऐड होगा। तो वो कौन सा इनकम कमाएंगे? फैक्टर इनकम। कहाँ से कमा रहे हैं? बाहर से। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलेगा? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये वाला ही पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, जो इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का बंदा बाहर काम करेगा ना, तो वो क्या कमाएगा? फैक्टर इनकम कमाएगा। कहां से कमाएगा? बाहर से। हेंस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं एज फीफा। हाँ, बंद करना है ऑन करना? बंद करना है।
श्योर है क्या? फ्लैप ऊपर कर लो ना कोई, क्योंकि हमको तो गर्म लग रहा है, आप लोग को पता नहीं। फैन बंद कर दे, फैन बंद कर देगा प्लीज, कर दो। कंफर्मेशन और दी है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? फिर क्या करेंगे बताइए, माइनस करेंगे क्या? और जो ये इलॉन मस्क साहब जो इंडिया में काम कर रहे थे, ये पैसे कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर जाएंगे? यूएस लेकर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? फैक्टर इनकम जो हमने बाहर भिजवा दिया टू अब्रॉड, है ना, वो क्या करेंगे मुझे बताइए, यहां से माइनस कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली? मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा इससे? ठीक है, चलेगा। डोमेस्टिक में से मेरा जो काम का जो पैसा बाहर जाएगा उसको मैंने माइनस कर दिया, और जो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा उसको मैंने ऐड कर दिया। फीफा को मैंने ऐड कर दिया, फीता को मैंने माइनस कर दिया, उससे मुझे क्या मिलेगा? नेशनल। ठीक है, यहां से आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऊपर वाला टॉपिक पूछेगा नहीं आपसे कि क्या लॉजिक है फीफा और फीता वाला, इससे यहां से पूछेगा चीजें। ठीक है, अब सुनना, ये क्लियर हो गया ना बढ़िया से? तो दैट इज वी कैन से शॉर्ट में दैट डोमेस्टिक से अगर मेरे को नेशनल जाने का है, तो मेरे को क्या करने का है? प्लस करना है फीफा और माइनस करने का है फीता, और वाइसे वर्सा यहाँ पे। बराबर, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला टर्म को सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा नीचे वाला टर्म। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकली है। कोई भी स्टेप में डाउट यहाँ पे? नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर। अब नाउ इमेजिन, नाउ इमेजिन फीफा इज 1000 करोड़, दैट मीन्स हम लोग बाहर से कितना कमाए हैं? 1000 करोड़। सेम एग्जाम्पल जो कल लिए थे वही ले रहे हैं, ठीक है। फीता इज 800 करोड़, देन द हटा देता, देन नेट फैक्टर, नेट में कितना कमा रहे हैं, नेट में हम लोग कितना कमा रहे हैं? या तो हम नेट में पैसे कमा रहे होंगे, या तो हम नेट में पैसे दे रहे होंगे। यही तो हो सकता है ना, दो सिचुएशन तो यही है ना। इधर हम पैसे या तो कमा रहे होंगे या तो दे रहे होंगे, सही बात है, कोई इशू नहीं है। तो नेट में भी हो सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है यहाँ पे? 200 करोड़। ठीक है, दैट इज नफिया कितनी है? 200 करोड़। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब इसमें फाइनल कंक्लूजन जो आपके बॉक्स में आएगा अल्टीमेटली, वो क्या रहेगा आपका? कि अगर मान लो मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल जाने का है, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए। डोमेस्टिक है, मेरे को बाहर जाने का है नेशनल, तो नफिया क्या हो जाती है? ठीक है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है मेरे को, और नफिया क्या करोगी? माइनस कर देंगे हम लोग। और नफिया हम लोग कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस, चलेगा। डन।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक हो गया ना सबका? परफेक्ट। हाँ, नाउ वी माइट वी माइट अराइव इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नाउ वी माइट अराइव इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। सबसे पहला, इफ पे हटा सकते हो, दरकार नहीं है। फीफा इज मोर देन फीता, तो इसमें क्या होगा मुझे बताइए? नफिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, नफिया पॉजिटिव होगा क्योंकि अपन ज्यादा बाहर से पैसे कमा रहे हैं और अपन कम पैसे बाहर में दे रहे हैं। तो ये फीफा इज मोर देन फीता, तो नफिया क्या होगा? पॉजिटिव। इसका टर्म क्या होगा मुझे बताइए फिर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा मुझे बताइए? पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, चलेगा? बताओ डाउट यहाँ पे? नहीं है कुछ भी? इशू नहीं है यहाँ तक? दूसरा सिचुएशन में क्या होगा मुझे बताओ एक बार के लिए? क्या हो रहा है बताओ एक बार के लिए कि फीफा इज इक्वल टू फीता। ये भी तो सकता है, दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब हम लोग 1000 करोड़ का बाहर सामान भिजवाया और 1000 का ही इंपोर्ट वगैरह भी किया, तो इस केस में क्या होगा? इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कभी जनरली क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है जिसमें ये पूछा गया है कि जीरो इफेक्ट दिखाया है। ठीक है, वेरी लेस लाइकली चांस। ठीक है, तीसरा हमारे लिए रेलेवेंट है, वो कब होगा? जब आपका क्या हो रहा है? फीता इज मोर देन फीफा, यानी कि हमने ज्यादा पेमेंट किया, या फिर इसको ऐसे कर देता, देखो नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। फीफा इज लेस देन फीता कर देता अपन, ध्यान में रहेगा फिर। ठीक है, फीफा इज लेस देन फीता। इस केस में क्या होगा मुझे बताइए आप लोग? नफिया क्या हो जाएगा? एक सवाल भी पूछा आपको, हॉट्स में क्वेश्चन है कि नफिया हमेशा पॉजिटिव होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे सर, जब फीफा इज मोर देन फीफा, या व्हेन द अर्निंग दैट वी हैव मेड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द पेमेंट वी हैव मेड टू अब्रॉड, इन दैट केस नफिया वुड बिकम नेगेटिव। समझ में आया आपको? और इसका टर्म क्या होगा? या तो आपको नफिया नेगेटिव दिया हुआ रहेगा, देन इन दैट केस फीता विल बी मोर देन फीफा, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, और यहां पे ऐसे भी लिख सकता है, नेट फैक्टर इनकम में क्या किया हमने? फ्रॉम अब्रॉड हुआ है या नेट में हमने पैसे दिए हैं? दिए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू अब्रॉड। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर 200 दिया हुआ है, तब भी उसका मतलब क्या, इंप्लीकेशन क्या होगा? कि वो हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। बात समझ में आया आपको? चला ना? क्लियर है? या लिख के दूं ये वाला पॉइंट? श्योर गलती नहीं करोगे ना एग्जाम में? और ये केयरफुल, ये तो ना मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, मिस्टेक जो करते हैं ये जानने के बाद भी गलती करते हैं, वो पढ़ने में गलती हो गया क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आपका दिमाग में रहेगा नफिया ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो केयरफुल रहना आप लोग को ये वाला केस में। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा आप लोग ये वाला पोर्शन को। चलेगा क्या यहाँ तक? क्लियर है बढ़िया से एकदम? देखो सवाल पूछा हुआ एग्जाम में आया हुआ कि हाँ, एक सवाल ये है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। अच्छा, लिखना बाकी है क्या किसी का? लिख लो पहले लिख लो। सवाल पूछता हूँ आप लोगों को, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are consumed only by the households. Final goods are those goods which are consumed only by the households. Defend or refute? Refute क्यों? फाइनल गुड्स जो है बिजनेस यूनिट भी यूज कर सकता है, फॉर अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो वो भी क्या होता है?
फाइनल गुड्स होता है, तो ये आंसर क्या हो गया? रेफ्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वर्ड आपने सीखा था ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट। ट्रू, फॉल्स, क्यों? इक्वल हो सकता है अगर डेप्रिसिएशन नहीं है कोई आइटम में। कोई आइटम में जो आपको पता है ना, हम लोग प्रोविजन बनाता है फॉर लॉसेस के लिए, बट अगर गेन नहीं भी हो रहा तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं इसमें तो कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। कुछ ऐसा सामान भी तो हो सकता है जिसमें डेप्रिसिएशन होता ही। हाँ, माना कि जैसे मान लो गोल्ड हो गया, अब गोल्ड के केस में एप्रिसिएशन तो अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मान लो अपन बोलते हैं, नहीं नहीं क्या बढ़ेगा, अपने को क्या पता, बट एटलीस्ट ये तो प्री एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा है, तो ग्रॉस एंड नेट कैन ऑल्सो बी इक्वल। इसीलिए नॉट ऑलवेज ऐसा होगा कि ग्रॉस का वैल्यू हमेशा नेट से ज्यादा ही हो। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिफेंड और रेफ्यूट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिफेंड और रेफ्यूट। रेफ्यूट क्यों? अरे सर, हो सकता है ना जहां फीता इज मोर देन फीफा या फिर फीफा इज लेस देन फीता, उस केस में क्या होगा आपका? नफिया नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, सवाल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैं नफिया को नेगेटिव लिख दूं, ये देखो ना, ये क्या था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही तो था ना ये वाला, और मैंने क्या लिखा? देखो, सुनो, चलो, ठीक है, इसका रेफरेंस समझा रहा हूं, देखो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से 200 करोड़ नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? कि नेट में हमने एक्चुअली में 200 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट किए बाहर में, बराबर? इसका मतलब, और अगर लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्वेश्चन में लिखा हुआ मान लो 300 करोड़, इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? ये माइनस नहीं देकर भी क्या बोल रहा है? माइनस साइन है या नहीं है? समझ में आया आपको? क्योंकि इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? टू। क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया कि नेट में हम लोग कितना रुपए दे रहे हैं बाहर में? 300 करोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आया? और जब ऊपर वाला केस में क्या हुआ, फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है, बट नेट वैल्यू कितना दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो यस, नफिया कैन बी नेगेटिव व्हेन योर फीता इज मोर देन फीफा। समझ में आया आपको? क्लियर है? अब इसमें ना, आप एक छोटी सी जगह मोटा मोटी समझ लो, आप लोग अराउंड दिस मच ऑफ अ स्पेस आप रख के रखोगे, ठीक है, जहां पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ नफिया। मतलब ये जो नफिया वर्ड हमने कहा है ना, तो ये नफिया में आता क्या क्या है, ये हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? तो इतना सा जगह आप छोड़ कर रख दो, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। अब देखो, हाँ, जो एनएफआईए है, जो नफिया है आपका, उनके अंदर भी तो कुछ कुछ पॉइंट्स होगा ना, कहाँ कहाँ से अपन पैसे बाहर से कमाते हैं, कहाँ कहाँ अपन पैसे देते हैं, उसका ब्रेक डाउन दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो आयरनी ऑफ क्वेश्चंस देखो, ठीक है? अगर आप पीडीएफ को देखो, ठीक है, अगर आप पीडीएफ को देखो, तो मैंने यहाँ पे, मेरा लास्ट ये अपडेटेड नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं पीडीएफ में दिखाऊं तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये कब पूछा था लास्ट? सीबीएसई 2002 में पूछा था। लगता है इंपॉर्टेंट है। अब देख रहा है 20 साल बाद में किसी का कमबैक हो या नहीं हो, इस क्वेश्चन का कमबैक जरूर हो गया। एंड आई टेल यू द आयरनिकल सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आई कुड विटनेस इट, दैट पेपर जो था ना, आई कुड विटनेस, बिकॉज लकीली बोलो दैट वाज द ओनली अटेम्प्ट आई हैड चेक, ठीक है? तो आई टेल यू क्या हुआ था, जब भी नेशनल इनकम का सवाल आता है ना, तो और का सवाल आता है, ठीक है? 6 मार्क का सवाल आया, दो क्वेश्चन आया और के हिसाब से, ठीक है? एक क्वेश्चन में था इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड सीखोगे आप लोग आगे जाके, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, उसके हिसाब से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब अगर आपका 10 12 13 क्वेश्चन किया हुआ है नेशनल इनकम का अच्छे से, तो आप सकोगे, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन था, नॉट दैट टफ। जनरल रूल ये होता है, ये आपका सीबीएसई भी बोल रहा है और हमारा नियम भी है, कि जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, so just like mathematics, you might have an x method, you might have a y method, but the answer should be correct। सही बात है या नहीं? आंसर क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है? क्वेश्चन आया, उसमें आंसर अलग अलग था, सीबीएसई की तरफ से आंसर अलग अलग था, ठीक है? वो था मेन क्वेश्चन। और में था एक मिक्स्ड इनकम बोल के, आगे आप लोग पढ़ोगे,
उसका क्वेश्चन और ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया, ये एकदम मतलब मस्त रिटर्न मारा था 3-3 मार्क का। एक था मिक्स इनकम का कैलकुलेशन क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन था नफिया का कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, ये कंपैरेटिवली इज अ टफर क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन है पूछा नहीं है, लोग बाग तैयारी नहीं करता है, होता ना, ये चीजें मिस हो जाती है क्योंकि इतना पुराना टॉपिक इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हो तीनों पॉइंट्स को लगता है इतने सारे टॉपिक्स है नेशनल इनकम में जो इंपॉर्टेंट है ये शायद हमने नहीं किया होगा। अब इमेजिन द फैक्ट दैट पीपल हैव डन करेक्ट आंसर्स, ठीक है, राइट आंसर है उनका, बट दे थॉट कि क्योंकि मैच नहीं कर रहा आंसर उन्होंने कट कर दिया एंड दूसरा आंसर लिखा है। जहां यहाँ पे 6 on 6 मिलता, यहाँ पे उनको 3.5-4 मिल रहा है। सोचो, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो हैपेंड। आपको समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन पहला बात तो इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं है कि जो कॉन्टेक्स्ट में आपको सवाल पूछे वही है। ठीक है, जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का सवाल में लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल बताऊंगा आपको क्या मतलब हो तो समझा दूंगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान लो 300, और ब्रैकेट में जो साइन दिया हुआ है ना, निमोनिक जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ ऑटोनोमस कंजम्पशन का। मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में, और जो साइन दिया ऐसे लिखा हुआ है, देखो दिखा रहा है क्वेश्चन में, ऐसे लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है C/100। अब आप इमेजिन करते रहो, और ऐसा दिया हुआ है एक आप बोलोगे भैया एक ही तो सेट में गलती होगा, अपना किस्मत होगा तो मस्त दूसरा सेट आएगा। दूसरा सेट में क्या आया हुआ है पता है, उसमें लिखा हुआ है क्या था, हाँ, एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करके लिखा हुआ है। ठीक है, या कंजम्पशन लिखा हुआ याद नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है MPS 0.3। ठीक है, ऐसा भी है। अब यहाँ पे बच्चों लोगों ने लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगा लिया, मैक्सिमम पीपल कुड क्रैक दिस वन, बिकॉज जनरली क्या होता है, जो कंजम्पशन होता है ज्यादा होता है और सेविंग्स क्या होता है कम होता है, तो उन्होंने इमेजिन कर लिया कि सर ये गलत से टाइप हुआ है, MPS ही होगा। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यू हैव टू टेक एनी एग्जाम्पशन, नीचे नोट लिख देने का, दे आर अज्यूमिंग कि ये है, तो आपको मार्क्स मिलेगा नियम से। बात समझ में आया आपको? तो थोड़ा बहुत हिकअप्स एंड गलती करता है तो यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा आप लोग वो स्ट्रेस में मत आना कि ओ माय गॉड मेरा तो जीवन खराब हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या पता करेक्ट भी हो सकता है, दैट इज द बॉटम लाइन थिंग। बात समझ में आया? कुछ कुछ जगह में करेक्शंस करवाया था, आई हैव हर्ड, बट आई हैव नॉट हर्ड अ कंक्लूजन कि यहाँ पे हुआ था ये चीज। ठीक है, लोगों ने अपना हिसाब से दिमाग लगा के किया था क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, और अपने को ये भी रखना है कि भैया कोई भी टॉपिक अपन छोड़ के ना जाए, क्योंकि और में क्या पता वो आंसर अपने को आ जाए। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया वाला जो पोर्शन है इसको अपन रख के रखेंगे, और ये 3 टॉपिक अपन ने कर लिया खत्म। यहाँ पे कोई भी दिक्कत है आप लोग को? चलेगा ना? बिल्कुल, कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया अपन आगे जाके करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए टर्म क्या था रे अपना, याद आ रहा है क्या किसी को? कुछ पीछे क्या था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? जी, डी भी हो गया, पी और पी में कुछ करने का है क्या? दोनों तरफ क्या है, प्रोडक्ट ही है, तो इसमें कुछ करना। तो लास्ट टर्म क्या बचा है आपका? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, उसके साथ में अपना 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म, स्वाहा। ठीक है, सुनना, पहले सुन लो फिर लिख लेना। नंबर 3 क्या बोला मैंने आप लोग को? एक है आपका फैक्टर कॉस्ट, इजी है ये, ठीक है ना, और ये एक है मार्केट प्राइस। पहले आप लोग ये कर लो, उसके बाद मैं ना, देखो एक बात बता देता आप लोग को, आई एम नॉट अफ्रेड दैट यू विल मेक कंसेप्चुअल एरर्स व्हेन यू डू सम्स, यू विल मेक सर्टेन बेसिक सिली मिस्टेक्स। अगर आप लोग को प्लस माइनस में दिक्कत आता है तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है। खाली जो NFI या नफिया आप कैलकुलेट करोगे ना, नफिया को कैलकुलेट करोगे, उसको सेपरेट अटेंशन दे दो। मतलब नफिया को आप अलग से कैलकुलेट कर लो कि नफिया इज इक्वल टू फीफा माइनस फीता, उसका बाद जो भी माइनस में आ रहा है उसको लिख के लिख दो। क्योंकि कभी कभार होता है ना प्लस माइनस चक्कर में आपने प्लस माइनस में गलती कर दिया, वो गलती बड़ा खराब लगता है फिर बाद में जाके। तो अगर आपको लगता है कि आप प्लस माइनस सिली मिस्टेक्स करते रहते हो, देन यू जस्ट कैलकुलेट द नफिया सेपरेटली, और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ध्यान देंगे सब लोग, सब यहाँ ध्यान देंगे, पीछे वाला लोग ध्यान दो। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ देखो, फैक्टर कॉस्ट, क्या लिखा हुआ फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है सामान को, मैंने सामान मैन्युफैक्चर किया, मैंने फैक्टर सर्विसेज लगाया, सामान बनाया, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के मैंने फैक्ट्री के बाहर सामान को बेचने के लिए रख दिया, सब कुछ।
फैक्ट्री के बाहर। अब डायरेक्ट खाली मुझे किसको बेचना है? कस्टमर को बेचना है। मैंने सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, रेंट वगैरह सब कुछ कंसिडर करके, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ कंसिडर करके, प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ कंसिडर करके मैंने कहा रखा है इसको? कस्टमर्स के सामने बेचने के लिए रखा। ठीक है, बट मैं उस प्राइस में, जिस प्राइस में मैं कस्टमर्स को बेचने के लिए तैयार हूं ना, मैं उस प्राइस में कस्टमर्स को बेच नहीं पा रहा हूं। बिकॉज कस्टमर्स को तो आपने कभी सुना है क्या कि हमने फैक्टर कॉस्ट में बेचा है? कभी सुना आपने? बट कस्टमर्स को आपने सुना है कि आप एमआरपी में बेचे हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस में बेचे हो इन सिंपल लैंग्वेज। कस्टमर्स को हमेशा किस में बेचते हैं अपन? अब मैं दुविधा में फंस गया हूं, मैं कहां खड़ा हूं? फैक्टर कॉस्ट में खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? फैक्टर कॉस्ट में खड़ा हूं। और मैं हूं कहां? मुझे सॉरी, मैं मुझे हूं कहां? मैं फैक्टर कॉस्ट में, पहुंचना कहां है मुझे? मार्केट प्राइस। क्या करूं? बताओ क्या करूं? कैसे जाऊं मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस? बात समझ में आया क्या कि फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है? कि सर सब कुछ, सारा कॉस्ट जो अपन फैक्टर सर्विसेज की बात की ना, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, सब कुछ मिला के मेरा सामान रेडी हो गया है। अब मुझे बाजार में बेचना है एट मार्केट प्राइस। मैं क्या करूं? क्या मैं मिस कर रहा हूं? बताइए मुझे। मैं बाजार में बेच नहीं पा रहा हूं इसको, बिकॉज आई एम मिसिंग आउट ऑन सर्टेन एलिमेंट। आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें? बताइए, लॉजिक लगाइए। होलसेल रिटेल ने सब कुछ मिला दिया अपन ने। अपन डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट तो जोड़ा है ना, क्योंकि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड वाला जो है रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, लेबर वालों वेजेस ले लिया, सब कुछ ले लिया, प्रॉफिट्स भी गिन लिया मैंने, पर अब मैं बाजार में बेच नहीं पा रहा हूँ कस्टमर्स को। वेरी गुड। टैक्सेस, टैक्स को जोड़ना है। बट टैक्स भी दो टाइप का होता है, पता है आप लोग को? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है, एनीबॉडी जिसको कोई आइडिया है व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, मतलब ऑब्वियसली अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स तो नहीं होगा, या डायरेक्ट टैक्स होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स तो। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? आप लोगों ने इनकम टैक्स सुना है? आपने इनकम टैक्स सुना है? इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस, सर व्हाई डायरेक्ट टैक्सेस? जो आप पैसे कमाते हो, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, कि अगर आप सालाना, पूरे साल में, मैं आप लोगों को जेनरिक बता रहा हूं, ठीक है ना, दिस कैन बी चेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज, बट अगर जनरली बात करें, और अगर अपन नया स्कीम के हिसाब से बात करें, एकदम सिंपल, ठीक है, तो अगर मोटा मोटी 7 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हो पूरे साल में, 7 लाख रुपीज इफ यू अर्न, आई नो दैट मैंने कई सारा बेस लिमिट्स को हटा दिया, वो कर दिया, मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोग, एकदम सिंपल, ठीक है, जो मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ पीपल फॉल, ठीक है, 7 लाख के नीचे तक अगर मैं इनकम कमा रहा हूं पूरे साल में, तो मुझे कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर मैं पूरे साल में 7 लाख के ऊपर कमा रहा हूं, तो मुझे सरकार को क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर पता चल गया है कि मेरा पूरा साल में 12 लाख रुपए का इनकम है, तो मुझे पता है कि मुझे 7 लाख तक टैक्स देने की रिक्वायरमेंट, बट उसके ऊपर का जितना भी इनकम है, द कैलकुलेशन इज डिफरेंट। अभी मैं इनकम टैक्स बता नहीं रहा हूं इसलिए अलग है, स्लैब्स अलग होता है। 7 लाख तक आपको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, कुछ कुछ तक रिलीफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए आप? मुझे सरकार को क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा मुझे? कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स देना पड़ेगा मेरे को, बराबर, ठीक है। तो इसमें वो क्या सफारी का है, पता नहीं, चलो इसमें देख लेते हैं। तो साइट क्या है आपका, देखिएगा एक बार के लिए, इनकम टैक्स ई फाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन है। अगर मैं टाइप करूं आपका, मैं देखा था कल, देखो ये साइट देखो, नहीं इसमें नहीं आएगा, ई फाइलिंग वाला साइट है, रुको। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ई पोर्टल इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन दिख रहा है आपको? आप इसमें जाओगे, इफ द इंटरनेट इज फाइन, ठीक है, इस पे देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो आपके पास पैन नंबर होता है,
अब आधार वाला ऑप्शन भी आ गया, आप इसमें डालोगे अपने आप को, अपना रजिस्टर, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले रजिस्टर करोगे अपने आप को आप, इसमें डालोगे, यहाँ पे एक फॉर्म आता है अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इनकम या टू अर्न, सैलरी कमा रहे हो तो सैलरी के लिए आता है, बिजनेस के लिए तो बिजनेस के लिए आता है, इस तरीके के रहता है, प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल के लिए रहेगा। तो आप जिस तरीके के इनकम कमाते हो उसमें डाल के आप सरकार को ये बता रहे हो कि सरकार साहब सुनो, हम इतना रुपए कमा रहे हैं और उसके ऊपर जितना टैक्स हमारा बनता है वो आपको पे कर रहे हैं, चलेगा? दिस इज व्हाट इनकम टैक्स। कई लोग, या आई गेस मैक्सिमम पीपल हियर सिटिंग, शायद इनकम टैक्स पे नहीं करते, बट एक और टैक्स है जो हम लोग पे करते हैं, विच इज जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सुनो सर, इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करता है हम लोग? ऑन द इनकम, ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। क्या इसमें कोई भी रिलेशन है ऑन द गुड्स एंड ऑल? नहीं। बट जब जीएसटी हम लोग पे करते हैं, कब पे करते हैं हम लोग? जब हम लोग सामान परचेज करते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, बराबर? ठीक है, तो उसके ऊपर क्या पे करते हैं हम लोग? जीएसटी। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सामान के बारे में बात कर रहे हैं ना, सामान के फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सर्विसेज के फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन से टैक्स मेरे को जोड़ने का है? बट मेरा एक सवाल है आप लोग से पूछना है, पूछे क्या? ये जीएसटी या फिर ये इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कस्टमर से लेते हैं, ओके। अब मान लो अगर आप एक रेस्टोरेंट गए, ठीक है, या फिर आप कोई कैफे गए, कैफे का नाम बता रहे कोई सर? मेरे फेवरेट जो भी जगह, विंटेज किया सोचो, ठीक है, विंटेज में गए, आपका बिल आया, बिल के नीचे लिखा हुआ था ना, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5% लिखा हुआ रहता ना, और आप क्या करते हो मुझे बताइए? 1,000 रुपए का बिल आया, मान लो 200 रुपए का टैक्स आया, ठीक है, या 100 रुपए का टैक्स है, आप कितना रुपए देते हो उनको? आप ऐसे देते हो क्या, ये लीजिए साहब 1,000 रुपया, और एक बार रुकिए मैं केदार रोड पे जाके जीएसटी भवन में जाके 100 रुपए जमा करके आता हूँ, ऐसा होता है क्या? या आप उनको अपना पोर्शन ऑफ टैक्स दे देते हो एंड दे इनडायरेक्टली पे द टैक्स टू द, वो लोग जाएंगे जियो जीएसटी का साइट में जाएंगे, gst.gov.in में जाएंगे आप लोग, और वो लोग अपने लेवल पे फाइलिंग करेंगे कि इन फलाना लोगों ने मुझसे सर्विसेज लिया है, इनका टैक्स पोर्शन लो आप। बट जीएसटी जो है उसकी स्पेशलिटी क्या है? देखो इनकम टैक्स में मेरा और मुखिया के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मुखिया का इनकम थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मुखिया जी जो है ज्यादा इनकम कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स देंगे। बट जीएसटी की बात करें ना, तो जीएसटी में अगर मुखिया अमूल ताजा खरीदता है तो वो भी उतना ही टैक्स देगा, और आप जो टैक्स दे रहे हो उतना ही देगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इट इज प्रपोर्शनेट। बात समझ में आया क्या आपको? ठीक है, उतना ही टैक्स देना पड़ेगा आपको। बट जीएसटी या फिर इंडायरेक्ट टैक्स, अच्छा मैंने जीएसटी क्यों बोला कि खाली इंडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि जीएसटी के अलावा भी और इंडायरेक्ट टैक्स है, वैट अभी भी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में अभी भी वैट है, ठीक है, इन सब में अभी भी वैट है, एक्साइज है, क्योंकि ये स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, बराबर? तो इसलिए उसमें भी वैट है, एक्साइज है, ये सब अलग अलग रहता है आपका, ठीक है, तो और भी इंडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, बट उसमें से पॉपुलर क्या है? जीएसटी, बिकॉज इट हैज well inherited a lot of taxes, hence what it is the indirect tax। but indirect tax किसके ऊपर लगता है साहब? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इसीलिए आप मुझे बताएं फैक्टर कॉस्ट में से मैं क्या ऐड करूंगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? बराबर, चलेगा ना? पक्की बात है यहां तक? और कभी कभी सरकार आपको टैक्स नहीं देने के लिए, या आपका सामान अच्छा बने, या आपको हेल्प करे, तो उसके लिए क्या देता है गवर्नमेंट? कभी कभी आपको सब्सिडीज। सब्सिडी आपके कॉस्ट को बढ़ाएगा या कमाएगा? तो मैं क्या करूंगा? माइनस। सब्सिडरीज अलग होता है, सब्सिडी होगा, सब्सिडरीज आर योर पार्ट, ठीक है, बात समझ में आया? विल गिव मी व्हाट? मार्केट प्राइस, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी विल गिव मी व्हाट? अब मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स है 100 रुपीज का, सब्सिडी है 20 रुपीज का, तो नेट में मेरे को कितना टैक्स देने का है? उसको अपन बोलते हैं एज नेट, विच इज हाउ मच? 80। इनकम टैक्स क्यों नहीं आएगा समझ में आया ना आप लोगों को? क्योंकि इनकम टैक्स अपन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही देते हैं, अपन इनकम के ऊपर देते हैं। बात समझ में आया आपको? और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसके ऊपर पे करता है? अपन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो कैन आई कंक्लूड बाय सेइंग व्हाट, कि साहब फैक्टर कॉस्ट में से मैं क्या ऐड करूं?
NIT म्हणजे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस मिलेगा। और अगर यहां से यहां गया तो क्या करने का है मुझे को, माइनस करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट में से मुझे कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, NIT। मुझे क्या मिलेगा उससे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से क्या करूंगा मैं, कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस NIT विल गिव मी व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। चलेगा, ठीक है। दीज आर द थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। Market price and MRP, like MRP is the maximum price that a customer should be charged. उसके ऊपर नियम से कस्टमर को पे नहीं करना, बट योर मार्केट प्राइस कैन बी लिटिल लोअर आल्सो। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस सामान का MRP इतना होना चाहिए, मान लो एग्जांपल, उतना ही मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो, उससे कम चार्ज करते हो वो भी उसका मार्केट प्राइस हो गया। वो तो उसका अपना प्रॉफिट को क्या एडजस्ट करा वो उसके ऊपर है ना, वैसे। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या, बढ़िया से। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, बट इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा वो अपन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलेगा, फाइन। कोई डाउट है क्या, अभी वैसा लग रहा है आप लोगों को डाउट है। पूरी खतरे से खत्म नहीं हुआ, तो टेंशन मत करो, मेरे को देखना भी है कि आपको नेक्स्ट क्लास तक किसको किसको याद रहता है। ठीक है, पक्का।